नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे केआरबीएल के बारे में। जो क्वार्टर 1 2020 का उनका जो रिजल्ट आया है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके प्रॉफिट्स और उनके रेवेन्यूज़, उनके मार्जिन्स, इसके बारे में हम देखेंगे। और बाद में एंड में देखेंगे कि ये फिलहाल में स्टॉक ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने केआरबीएल के रिगार्डिंग पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है और पैसे कैसे कमाते हैं। हमने उनके थोड़े वैल्यूएशंस के बारे में ही देखा था और बाकी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी डिटेल में मैंने वो वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो पहले देख सकते हो और बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे कि उनका जो क्वार्टर 1 2020 का जो रिजल्ट आया है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो केआरबीएल ने ये जो रिजल्ट पोस्ट किया है क्वार्टर 1 2020 का, तो वहाँ पे ये जो सारे फिगर्स है वो लैक्स में है। तो हम सारे फिगर्स कन्वर्ट कर लेंगे करोड़्स में। तो उन्होंने ऑलमोस्ट जो उनका नेट इनकम है या जो उनके नेट सेल्स है वो लगभग 1219 करोड़ इतने हैं। और उनके जो पिछले क्वार्टर्स के सेल्स थे, यानी क्वार्टर 1 2019, ये क्वार्टर 1 2019 है और ये क्वार्टर 1 2020 है। तो वहाँ पे उनके जो सेल्स थे वो 744 करोड़ के थे, यानी सेल्स काफ़ी बढ़ गए उनके। इसके बाद में हम उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे तो उसमें से भी काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो उनके जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो भी बढ़ गए हैं। पहले थे ऑलमोस्ट 595 करोड़ और अभी हो गए 1020 करोड़। उसके बाद में हम देखते हैं कि उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है और फाइनल प्रॉफिट कितना मिला है उनको। तो आप यहाँ पे देखोगे तो उनके जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 149 करोड़ का है लास्ट क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 1 2019 में। और ये जो क्वार्टर है वो क्वार्टर 4 2019 है। और आप अभी देखोगे तो जो उनका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 199 करोड़ का है। तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ गया है। और आप देखोगे तो जो लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो भी लास्ट क्वार्टर में 100 करोड़ का था और अभी वो 136 करोड़ का हो गया है, यानी 36% की यहाँ पे जंप हो गई है। और सिमिलरली उनका फिर जो ईपीएस होगा वो ईपीएस भी बढ़ जाएगा। तो आप ईपीएस यहाँ पे देखोगे तो भी ईपीएस 5.78 का है और यहाँ पे वो 4.27 का था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा कम हो गया है, बट ईयर ऑन ईयर जो ईपीएस है वो बेटर है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है वो थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस है। उनको पहले पैडी प्रोक्योर करना होता है, बाद में उसको कुछ इन्वेंटरी रखते हो 2-3 साल के लिए उनको रखना पड़ता है और बाद में ये जो इनका राइस होता है वो बेचना होता है। तो इसीलिए हमें ये जो बिज़नेस है वो ईयर ऑन ईयर देखना होगा और ना कि हमें उनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना है। ओके, तो इसके बाद में तो काफ़ी जो उनका रिज़ल्ट मुझे लग रहा है ये इनिशियल देख के तो रिज़ल्ट अच्छा है, क्योंकि उन्होंने उनके रेवेन्यूज़ बढ़ाया है। उसके बाद में उनके जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि उनके जो सेगमेंट वाइज को जो उनके रेवेन्यूज़ है उसके बाद में देखते हैं। तो उन्होंने ये उनके जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पोस्ट किए हैं यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट 1240 करोड़ उनको टोटल मिला है, जिसमें से उनका जो मेजर सेगमेंट है एग्रीकल्चर का, उसमें से उनको 1181 करोड़ का रेवेन्यू मिला है। और वही आप कंपेयर करोगे तो लास्ट टाइम 705 करोड़ का था, यानी यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और सेम चीज़ आप सेगमेंट वाइज उनके जो ये सेगमेंट रिजल्ट्स का मतलब होता है कि उनके जो टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं उसमें से। तो आप प्रॉफिट्स में भी देखोगे तो पहले 137 करोड़ के थे और अभी बढ़ के वो 196 करोड़ के हो गए हैं, और पहले 137 करोड़ के थे। और बाकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और वो पहले जितना था वही मैच हो जाएगा। सिर्फ ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं। अलग अलग सेगमेंट जब भी बिजनेस में होते हैं तभी बिजनेस को उनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज भी पोस्ट करने होते हैं। तो मेजरली उनके जो सेगमेंट्स है वो एग्री रिलेटेड है, यानी जो वो बासमती राइस का जो प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद में उसका मिलिंग करके उसको काफ़ी एक्सपेंसिव बेचते हैं, क्योंकि उनका एक एस्टेब्लिश ब्रांड है। आप चेक करोगे तो उनका जो इंडिया गेट का प्रोडक्ट है
वो काफ़ी फेमस उनका ब्रांड है और उसके जो प्राइस भी है वो कंपेयर टू नॉर्मल बासमती राइस से काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जैसे उन्होंने इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, जो हमें इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में थोड़ा और बेटर में दिख जाएगा। तो इंडिया का यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 558 करोड़ का जो उन्होंने रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है, और वही कंपेयर करोगे तो पहले वो 437 करोड़ का था। और ऑफ कोर्स उनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा है, क्योंकि जो प्राइस वो बेचते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंटली वहाँ उन्होंने जम दिखाया है। और एनर्जी का जो बिजनेस है वो काफ़ी कम है, तो इसीलिए हम उसके ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे नहीं। तो अभी हम उनका थोड़ा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि उनके रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पे ये जो फिगर्स है ये करेक्ट फिगर्स है, डायरेक्ट करोर्स में उन्होंने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखे हैं। और हमें हर टाइम कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज देखने होते हैं जब भी बिजनेस कुछ इंडिया में है और उनके बाहर कुछ सब्सिडरीज है, या ऐसा जो बिजनेस होता है तो जनरली कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज देखने होते हैं। तो काफ़ी लोग जो है वो मनी कंट्रोल पे या ऐसे अलग अलग जो साइट्स पे है उसमें देखते हैं। तो बेटर है कि आप कंपनी के जो डिस्क्लोजर्स है उनको देखो, क्योंकि उनको ही उसमें ही आपको जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो कंसोलिडेटेड ये देखने होते हैं हर टाइम। तो यहाँ पे भी उन्होंने जो सारे करोर्स में मेंशन किया है, सब में आपको एक सिग्निफिकेंट जंप दिखाई देगा, जो 64% का उन्होंने उनके सेल्स में जंप दिखाया है। ईबिटा ऑलमोस्ट 31% का ग्रो हुआ है, 183 करोड़ से 240 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रो हुआ है, पैड ग्रो हुआ है, ईपीएस ग्रो हुआ है। तो ये जो है वो काफ़ी इनिशियल जो आप देखोगे तो उसमें से आपको ठीक लगेगा। इसके बाद में उन्होंने कुछ रेशोज़ के बारे में बताया यहाँ पर। तो नेट डेट टू इक्विटी जो है वो भी उनका थोड़ा कम हुआ है। तो ये डेट टू इक्विटी जो होता है वो जितना कम हुआ उतना बेटर होता है, यानी जो बिजनेस है उसमें ज़्यादा कुछ डेट नहीं है, और यही थोड़ा ठीक होता है। नेट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो होता है वो जितना ज़्यादा है उतना बेटर है। इसका मतलब उनका जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है कंपेयर टू ईबिटा, उसका ये रेशो होता है। और वो जितना ज़्यादा ईबिटा ज़्यादा है और जितना उनका नेट इंटरेस्ट कम है उतना ये रेशो जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए ये रेशो जितना ज़्यादा है उतना बेटर होता है। तो क्विक रेशो और करंट रेशो, ये और दो अलग टाइप्स के रेशो है। करंट रेशो में हम देखते हैं कि उनके करंट लायबिलिटीज़ कितने हैं और उनके करंट असेट कितने हैं। करंट असेट का अपॉन करंट लायबिलिटीज़ से आपको करंट रेशो मिल जाता है। और क्विक रेशो में हमें थोड़ा इन्वेंटरी सब्ट्रैक्ट करना होता है करंट असेट से। तो करंट असेट से आप माइनस करोगे इन्वेंटरीज को और डिवाइड करोगे बाद में करंट उनके लायबिलिटीज़ को, तो आपको क्विक रेशो मिल जाएगा। तो ये जो बिज़नेस है उसमें थोड़ा इन्वेंटरी का भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। तो आगे जाके कंपनी ने और कुछ डिस्क्लोजर्स किए हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो उन्होंने पूरा उनके बिजनेस के बारे में बताया है, जो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपनी ने और कुछ बताया है क्या। ये पूरी उनकी जो जर्नी है, KRBL बिजनेस कैसे शुरू हुआ था और अभी क्या क्या अलग अलग प्लांट्स हैं उनके, और कहाँ पे कितना प्रोडक्शन होता है, तो ये जो सारा वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। आपको मुझे और एक चीज़ बतानी है जो उन्होंने मेंशन की है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर है वो। तो यहाँ पर उन्होंने ये थोड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वार्टर जो 2020 का जो क्वार्टर है, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ अलग अलग मैट्रिसेस आपको पता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने टोटल क्वांटिटी मिलियन टन्स में बताई है, मैट्रिक टन्स में, मिलियन टन्स नहीं है, मैट्रिक टन्स में है। तो 85,299 इतनी उन्होंने क्वांटिटी जो टोटल राइस की है वो सेल की थी, जो पिछले इसमें 70,000 के आसपास थी। और जो जंप है वो या ग्रोथ जो है वो 20% का है। और ये उनका जो आप देखोगे प्रॉफिट इतना क्यों बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, तो उसमें दो रीजंस है। एक आप देखोगे तो उनका जो पर मैट्रिक टन का जो रेट है वो लास्ट क्वार्टर में यानी Q1 2019 में 53,000 का था, और वही अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 58,000 का हो गया है। यानी 9% का उनका जो रेट था वो भी बढ़ गया है। और दूसरी चीज़, उन्होंने ज़्यादा भी सेल किया है। इसका मतलब उन्होंने 85,000
मेट्रिक टन का सेल किया है, ये जो 20% लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा है, और ऊपर से उनका जो प्राइस है वो भी उनका बेटर था, और इसीलिए उनका जो टोटल रेवेन्यू में यानी उनका जो टोटल सेल्स किया है इंडिया के लिए वो काफ़ी ऑलमोस्ट 31% का आपको ग्रोथ दिख सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट उनका एक्सपोर्ट मार्केट है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में ही उनको जो रेट है आप यहाँ पे कंपेयर करोगे पर मेट्रिक टन का, तो उसमें से एक्चुअली यहाँ पे तो रेट कम हुआ है, यहाँ जो आप यहाँ पे भी निगेटिव देख सकते हो, बट आप ये कंपेयर करो तो 52,000 53,000 इंडिया में है, जो 92,000 लास्ट इसमें बाहर यानी एक्सपोर्ट में था, और यहाँ पे वो 58,000 का यहाँ पे 84,000 के आसपास है। यानी कितना डिफरेंस है इंडिया के मार्केट में और बाहर के मार्केट में, और इसीलिए उनके जो टोटल रेवेन्यूज होते हैं वो काफ़ी बेटर उनको मिलते हैं, और मार्जिन्स भी मुझे लगता है उसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा मिलता है उनको। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनका जो टोटल चेंज है, यानी ये क्वार्टर से उनके टोटल रेवेन्यूज़ कितने आए हैं, यानी क्वांटिटी उन्होंने टोटल वैल्यू कितनी आई है, तो यहाँ पे 268 करोड़ के उन्होंने लास्ट क्वार्टर में सेल किया था, क्वार्टर 19 में, FY 19 में, और वो 600 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पे 131 करोड़ की परसेंट की जंप है, और यहाँ पे 31% की जंप है। तो यहाँ पे उन्होंने नीचे बाद में थोड़ा पाई चार्ट में बताया है आपको, तो 51% का उनको अभी फ़िलहाल में एक्सपोर्ट से ही आता है, और आप ये कंपेयर करोगे तो 37% का पहले था, कंपनी ने मेंशन की थी 15% की उनको यहाँ पे ग्रोथ मिली थी। और उनका इंडिया का जो बिज़नेस है वो थोड़ा कम हो गया है 58% टू 56%, और वो थोड़ा ठीक है क्योंकि उनके जो हाइयर मार्जिन और हाइयर जो उनको कॉस्ट मिल रही है वहाँ पर, तो वो ठीक है थोड़ा बिजनेस के रिगार्डिंग। उसके बाद में ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, और कुछ फैक्टर्स जो है वो कंपनी के हम देखते हैं कि उनके उन्होंने क्या क्या अलग अलग ये प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली बासमती के राइस की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने जो मिलियन टन्स में और उनके जो टोटल करोड़्स में उन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किए थे। बीच में ये जो पीरियड था 2014 टू 2016-17 के आसपास वहाँ पे डिक्लाइन हुआ था, और बाद में फिर से ये जो उनके एक्सपोर्ट है और उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई थी। तो इसीलिए KRBL को भी उसका काफ़ी आप देखोगे तो उसका एडवांटेज मिला था, और इसीलिए उनके जो नेट रेवेन्यूज़ और उनके जो नेट प्रॉफिट्स है वो आगे जाके बढ़ गए थे। तो यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है कि उनके अलग अलग जो प्लांट्स है और प्लांट्स में क्या क्या कैपेसिटी है उसका यहाँ पे उन्होंने डिस्क्लोजर किया है। तो अभी हम और कुछ देखते हैं कि कंपनी ने क्या मेंशन किया है यहाँ पर। तो कंपनी ने कुछ उनके प्रीवियसली जो ट्रेंड्स थे और उन्होंने कुछ बोला है यहाँ पर, जो देखते हैं हम कि उन्होंने मेंशन किया है कि रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फंडामेंटल्स कंपेयर टू FMCG। तो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या बता रहे हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि पहले कैसा था। तो 2014 से आप देखोगे 14 टू 19 ये जो बीच का पीरियड था, यहाँ पर उनके जो सेल्स थे आप देखोगे तो डिक्लाइन हुए थे, और ईबिटा देखोगे तो ईबिटा और ईबिटा मार्जिन्स, ये ऊपर का जो लाइन है वो मार्जिन्स का है, और बार जो है वो ईबिटा दिखा रहा है, तो दोनों ही बढ़ गए हैं। तो फिलहाल में ये थोड़ा फ्लैट है या थोड़ा नेगेटिव है, 24% से 21% के उनके थोड़े मार्जिन इसमें डिक्लाइन दिख रहे हैं हमें। बट ओवरऑल देखोगे तो उनके जो पहले मार्जिन से 15% के वो अभी बढ़ के 21% के हो गए हैं, यानी 2014 टू 19 यानी 5 ईयर्स में उन्होंने उतने अपने जो मार्जिन है वो लगभग 600 बेसिस पॉइंट से उन्होंने इंक्रीज़ किया है, वो काफ़ी अच्छा है। और अब उनके जो सेल्स थे या उनके जो ईबिटा है पहले वो 442 करोड़ का था, वो अभी बढ़ के काफ़ी 800 करोड़ के आसपास हो गया है। इसमें से पैट भी उनका बढ़ गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उनके जो मार्जिन है वो भी आपको दिख सकते हैं कि बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो उनके मार्जिन काफ़ी कम थे, वो फिलहाल में 12.2% के आसपास आ गए हैं। ROAC वो एवरेज लेते हैं, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी यहाँ पे वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखोगे तो आप उनका ROAC वो ऑलमोस्ट 20.8 के आसपास है, और यहाँ पे जो है वो 20.1 है। तो यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है, इतना कुछ बुरा रेशोज़ नहीं है, पहले थोड़ा ज़्यादा था,
बाद में उन्होंने आप देखोगे तो थोड़ा कुछ डाइल्यूशन किया रहेगा उनके इसमें इक्विटी में, तो शायद वो थोड़ा कम हो गया रहेगा। तो ये सारे जो रेशोज़ है वो ठीक लग रहे हैं। डेट भी काफ़ी कंपनी ने कम की है, उनके 2014 के कंपैरिजन में कंपनी ने डेट कम की है। डेट टू इक्विटी देखोगे तो 1.12 था पहले, और वो फिलहाल में सिर्फ 0.52 है। यानी कंपनी की जो डेट है वो काफ़ी कम हो गई है, और जब भी डेट कम होती है तभी इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनका ईबिटा भी ग्रो हुआ है और उनकी डेट कम हो गई है, तो उनका जो नेट इनकम कवरेज रेशो होता है वो बढ़ जाता है। तो यही हमें देखने मिल रहा है। पहले जो नेट इंटरेस्ट रेशो था या नेट कवरेज रेशो जो था, जो डिपेंड करता है ईबिटा और कंपनी ने कितना वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इसके ऊपर, तो 5.63 के आसपास था, वो बढ़ के अभी 12.22 हो गया है। करंट रेशो में भी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि उनके असेट्स बड़े हैं कंपेयर टू उनके लायबिलिटीज़। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके बिजनेस के रिगार्डिंग। आप देखोगे तो उनके जो इन्वेंटरी होती है वो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि मोस्ट ऑफ द डेट फॉर द कंपनी इज इन द फॉर्म ऑफ द वर्किंग कैपिटल विच स्टार्ट्स राइजिंग विद द कमेंसमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी इन सेकेंड हाफ एवरी ईयर। कंपनी को क्या है कि सेकेंड हाफ में हर टाइम उनको पैडी यानी जो उनका राइस होता है, रॉ राइस जो फार्मर से वो लेते हैं, वो उनको खरीदना पड़ता है, और इसीलिए उनको वो डेट लेते हैं या वर्किंग कैपिटल की डेट लेते हैं। और उसके बाद में जो राइस होता है उसको 2 या 3 साल के लिए रखा जाता है, तभी उसकी जो क्वालिटी है काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, और बाद में वो प्रोसेस करके उसको बेचते हैं। तो आप देखोगे तो उन्होंने सर्कल्स में बताया है कि हर टाइम जो Q2 होता है, यानी ईयर का सेकेंड हाफ होता है यहाँ पर या यहाँ पर, तो वहाँ पर आप देखोगे तो उनकी इन्वेंटरी और नेट डेट बड़ी है। तो यहाँ पर उन्होंने ये सारे जो फिगर्स है वो करोड़ में थे, तो नेट डेट वहाँ पर उनकी 1150 थी, यहाँ पे कम हो गई है, फिर से बढ़ी है। तो ये उनके बिजनेस का नेचर है, वो थोड़ा साइक्लिकल है, और हमें ये बात का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बट आप देखोगे तो कंपनी के पास में फ़िलहाल में कुछ डेट नहीं है यहाँ पे, वो भी उन्होंने मेंशन किया है कि 0 डेट कंपनी है। नेट डेट यानी डेट कुछ होगी ग्रॉस डेट में, बट उनके जो कैश होती है तो कैश उनके जो ग्रॉस डेट से ज़्यादा है, इसलिए कंपनी बोल रही है कि नेट डेट जो है वो 0 है। तो ये थोड़ा ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ नेट ग्रॉस डेट नहीं देखनी है, कितनी कैश है कंपनी के पास ये भी देखना होता है। तो इस सब आप देखोगे तो उनके जो सारे रेशोज़ है या उनके जो बाकी उन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किया है Q1 2020 के, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, और उनकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी ने पोस्ट की है। उनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है ये सारे मैंने आपको वो दूसरे वीडियो में बताया है, आपको जो लिंक है वो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इन्हें कंपनी ने उनके जो शेयर होल्डिंग थोड़ी यहाँ पे डिस्क्लोज की है कि कम प्रमोटर की कितनी है, लगभग 58.8% की उन्होंने जो उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो बताई है। और दूसरा एक मुझे इसमें ठीक लगा कि उन्होंने रेम्यूनरेशन कुछ बताया है, यानी कंपनी की जो सैलरी है कंपेयर टू टोटल प्रॉफिट्स वो बहुत कम यहाँ पे दिख रही है मुझे, तो ये काफ़ी अच्छा है उनके लिए। तो ये सारा देखोगे तो कंपनी मुझे लग रहा है कि ठीक है, अभी इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तक हमने जो डिस्कस किया वो सारे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स थे। इसका मतलब हमने जो रेवेन्यू डिस्कस किया या प्रॉफिट डिस्कस किया है या प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं, इसके अलावा हमने अलग अलग रेशोज़ देखे, डेट टू इक्विटी कितना है, ROCE कितना है, ROE कितना है। तो ये जो सारे रेशोज़ है वो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है, पर उसके पहले हमें देखना है कि बिज़नेस मॉडल क्या है। तो बिज़नेस मॉडल के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है। तो उन्होंने जो मेंशन किया है कि उनका जो बिज़नेस है वो FMCG से कंपेरेटिव है, तो इसके बारे में मुझे थोड़े डाउट्स है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है उनका रिलेटेड टू जो राइस है या बासमती राइस है, तो एक कमोडिटी टाइप का बिज़नेस है ये। क्योंकि जो राइस है वो इंडिया में आप देखोगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, तो इसके रिगार्डिंग उनकी जो टोटल कस्टमर्स देखोगे तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनका जो राइस होता है वो 200 रुपीज़, 240, 280 रुपीज़ के आसपास चला जाता है पर केजी के लिए। और आप नॉर्मल राइस देखोगे बासमती राइस तो वो काफ़ी कम है।
तो क्वेश्चन यही है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है या उनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, पर उनकी डिमांड इंडिया में इतने आगे जाके हो सकती है या नहीं, क्योंकि ये जो कंपनी है या उनके जो प्रोडक्ट्स है वो सारे मोस्टली मुझे लगता है कमोडिटी बेस्ड है। तो बासमती राइस देखोगे जैसे कि इंडिया गेट हो गया, तो उनके ये जो पर्टिकुलरली राइस है वो काफ़ी हाइयर सेगमेंट में है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे थोड़े इसके बारे में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। और दूसरा आप देखोगे तो पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि उनके जो प्रमोटर्स है उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ हैं जो आप वो वीडियो में डिटेल में देख सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलरली KRBL का बिज़नेस है तो उसमें मैंने कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं किया है, और इसका रीज़न यही है कि मुझे ये बिज़नेस के बारे में इतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो स्टॉक मार्केट में ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता है, उनका बिज़नेस कैसा है और आगे जाके कैसे हो सकता है, उनके रेवेन्यूज़ को आपको कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप सपोज साइक्लिकल बिजनेस लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि लोएस्ट साइकिल कौन सा है, हाईएस्ट साइकिल कौन सा है, आगे जाके 2-3 साल 4 साल के लिए ये साइकिल कैसे चलने वाला है। तो ये सारे बारे में आपको डिटेल में पता होगा तो आप वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्लीन है या नहीं, या मैनेजमेंट ने कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं या कुछ फ्रॉड किए हैं। तो ये केस में मुझे इतना मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैनेजमेंट के बारे में और बिज़नेस के बारे में भी। तो ये केस में मैं जनरली ये स्टॉक को अवॉइड करूँगा। और ये नेसेसरी नहीं है कि आपको जो स्टॉक मिलेगा या जो भी स्टॉक है वो सारे के सारे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। सपोज ऐसा स्टॉक काफ़ी गिर जाता है और उसके वैल्यूएशन भी काफ़ी कम हो जाते हैं, तो भी आपको ये पहले डिसाइड करना है कि उनका बिजनेस कैसा है। बिजनेस मॉडल अच्छा होगा तो ही आप आगे जाके उसके वैल्यूएशन चेक करो, और बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है तो वैल्यूएशन चेक करके भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो कितना भी अंडर वैल्यूड हो जाए और आपको पता ही नहीं कि उनके बिजनेस में क्या चालू है, या आपको उनके मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है, प्रमोटर्स के बारे में पता नहीं है, तो ये जो स्टॉक है या ये जो बिज़नेस है वो बाय करने में मुझे नहीं लगता कोई भी मीनिंग है। तो ये हर एक स्टॉक के लिए आपको देखना होगा कि पहले उनके आप देखो कि मैनेजमेंट कैसी है, और बाद में देखो कि उनका बिज़नेस कैसा है, और एंड में देखो कि उनके वैल्यूएशंस क्या है। पहले ही आप वैल्यूएशन से स्टार्ट करोगे और जो भी आपको सस्ता मिल रहा है वो आप खरीदने लगोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप ये वीडियो जैसे इन्वेस्टिंग पर बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।